हेलो एवरीवन। तो इस ड्रामे में हमारी फीमेल लीड का नाम है मैरी। मैरी एक स्मार्ट और सुंदर सी लड़की है और जिसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी है। वो डिपेंडेंट नहीं होती किस पर भी। उसने रिसेंटली अपना एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है। एक छोटी सी कंपनी है जो कि आजकल तो स्ट्रगलिंग ही जा रही है, लेकिन उसे देखकर लग रहा था कि उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। आज भी वो अपनी छोटी सी कंपनी के लिए एक प्रोजेक्ट हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उसने बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन भी बनाई थी। उसका प्रपोजल भी जबरदस्त था, लेकिन आगे जो पैनल बैठा हुआ था वो बिल्कुल भी सीरियस दिखाई नहीं दे रहा था। इवन कि जब वो उससे क्वेश्चनिंग करते हैं तो इसी बीच वो डबल मीनिंग वाली कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसमें गर्ल्स की इंसल्ट हो रही थी। मैरी ऐसी बातें कभी भी बर्दाश्त नहीं करती थी। वो तुरंत ही उनको कहती है कि क्या आप लोगों में थोड़ी भी शर्म नहीं है। वो भी कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ कैसे काम करें जब तुम में थोड़ी भी बर्दाश्त नहीं है। वो कहती है मैंने आप लोगों के साथ काम भी नहीं करना और मैं इस प्रोजेक्ट को खुद ठुकरा के जा रही हूँ। ऑल्दो उसकी छोटी सी कंपनी स्टार्ट में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने रूल्स और रेगुलेशंस पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था। वो हमेशा अपना बेस्ट ही देती थी, चाहे उसे खर्चा ज्यादा ही क्यों ना करना पड़े। और इसके साथ ही हमें उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी बताते हैं। उसका एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम वूजू था और उससे वो बहुत ही जल्द शादी करने वाली है। उसकी शादी की सारी तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने अपना लाइसेंस भी बनवा लिया है और इसके साथ साथ वेडिंग के लिए हर चीज अरेंज की हुई है। लेकिन अभी उस बेचारी को ये नहीं पता कि जिससे वो शादी करने जा रही है वो एक चीटर है। वो आज भी फ्री होते ही उसे कॉल करती, उसे डिनर पर मिलना चाहती थी, लेकिन वो बोलता है कि मैं एक बिजनेस मीटिंग में मसरूफ हूँ। वो बिजनेस तो नहीं लेकिन एक पर्सनल मीटिंग थी। उन दोनों ने अपने लिए एक आफ्टर मैरिज हाउस भी अरेंज किया हुआ था और अक्सर ही मैरी वहाँ पर जाती थी, चीजें अनपैक करती थी। आज वो इसी तरह से काम करते करते अपनी मम्मी से बातें कर रही होती है और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि इस घर के लिए सारा का सारा डिपॉजिट उसकी मम्मी ने ही पे किया है। इस बात से वो वूजू पर काफी गुस्से में थी, लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज करना ही तो शादी का दूसरा नाम है। वो सारा कुछ चुपचाप सहे जा रही थी। उसकी मॉम भी उसे यही समझाती है कि हो सकता है कि वूजू ने तुम्हारे लिए कुछ और प्लान किया हो, इसलिए तुम सब्र किए रखो। लेकिन सब्र तो वो करती, बात अब चीटिंग तक जो पहुंच चुकी थी। आज उसके पैरों में कोई चीज चुभती है और उसे पता चलता है कि एक लेडी का इयररिंग उसके पैर के नीचे आया था। ये रिंग उसका नहीं था तो फिर ये किसका है। इसके साथ ही वो अपने बेडरूम का बेड चेक करती है तो उसमें एक बहुत लंबा सा बाल था। उसके बाल तो बहुत छोटे थे और इसकी लेंथ काफी लंबी थी। वो स्टूपिड नहीं थी, प्रूफ उसके सामने था। तो अब वो क्रिमिनल को भी पकड़ ही लेती है और फिर उससे पूछती है कि जेनी कौन है जिसकी हर पोस्ट को तुम लाइक करते हो और वो तुम्हारी हर पोस्ट को। वो एक दफा घबराता है, फिर कह देता है कि वो तो मेरी कोलीग है, दैट्स ऑल। वो उसे उसका इयररिंग देती है तो वो कहता है हाँ, मेरे कोलीग्स पिछले वीकेंड को मेरे घर पर आए थे। उन्हें बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी हमारा घर देखने की। लेकिन इसके साथ ही वो प्रूफ दिखा देती है कि बाकी सारे कोलीग वीकेंड पर कहाँ कहाँ गए हुए थे। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ था, सिर्फ जेनी और तुम ही हमारे घर पर गए थे। अब वूजू के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था तो वो एडमिट कर ही लेता है। कहता है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में था। क्या हुआ अगर मेरे से एक छोटी मोटी गलती हो गई तो? मर्दों से हो जाती हैं गलतियां, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना सीखना चाहिए। और अब मैं तुमसे माफी तो मांग ही रहा हूँ, अब तुम क्या करोगी ज्यादा से ज्यादा? अगर अभी तुमने मुझसे डिवोर्स ली तो तुम वो वाहिद लड़की होगी दुनिया की जो शादी से पहले ही डिवोर्सी बन जाएगी। उसकी बातें सुन सुनकर मैरी को उस पर और भी गुस्सा आता है। वो ऊंचा चिल्लाने लगती है, इर्द गिर्द के लोग भी उनको देख रहे थे। मुझे तो उससे झूठ भी बोल देता है। वो तो कहता है कि जेनी और मेरे से सिर्फ एक दफा गलती हुई थी, मैं तो उससे ब्रेकअप भी कर चुका और तुम तो मेरी फॉर एवर लाइफ पार्टनर बनने वाली हो। लेकिन वो झूठ बोल रहा था। इतने में उसे जेनी की एक फोटो आती है जो कि नाइटी में थी और वो दोबारा से उसे अपने पास मिलने के लिए बुला रही थी। मैरी को अंदाजा हो जाता है। वो यहाँ पर भी उसे रंगे हाथों पकड़ने ही वाली थी कि वो उससे फ़ोन छीन लेता है और फिर उसके बाद इन दी एंड वो इस हद तक जाता है कि अपने फ़ोन को ही तोड़ने की कोशिश करता है। और यही सारा कुछ करते हुए बेचारी मैरी का हाथ भी कुचला जाता है। मैरी उससे ये कहती है कि अब लिमिट क्रॉस हो चुकी, इससे ज़्यादा मुझ में बर्दाश्त नहीं है, हम डिवोर्स करने वाले हैं। और फिर मुड़ती है और एक दफ़ा उसके ऊपर कोल्ड ड्रिंक फेंक कर ही जाती है, जैसे एक रस्म थी जो अधूरी रह गई हो। और फिर इसी के साथ ही हमारे मेन लीड की एंट्री होती है। हमारे हीरो को दिखाते हैं जो कि इस टाइम पर अपनी स्टडीज कंप्लीट करके अब्रॉड से वापस आ रहा था। पहली नज़र में दिखने में वो काफ़ी रूड लग रहा था क्योंकि एक बूढ़ी लेडी को वो अपने बेटे के साथ बैठने नहीं दे रहा था, अपनी सीट एक्सचेंज करने के लिए नहीं माना था। लेकिन इनफैक्ट वो बहुत काइंड हार्टेड था। उसने इनडायरेक्टली उस बूढ़ी लेडी की मदद की थी क्योंकि उसका बेटा उसके साथ बैठकर ज़बरदस्ती उससे पेपर साइन कराना चाहता था। जैसे ही वो वापस पहुंचेगी, बूढ़ी माँ उसके हाथों से निकलकर अपनी बेटी के पास चली जाएगी। यही एक लास्ट चांस था जिसमें हमारे हीरो ने उसकी मदद की थी और वो बच गई थी। इसके साथ ही हमारे हीरो को अपनी दादी की भी कॉल आती है जो उसे कहती है कि आओ और अपना फैमिली बिजनेस संभालो। लेकिन वो कहता है कि अभी नहीं,
3 सालों में मुझे पहली दफ़ा वेकेशन का मौका मिला है। 1 महीना मैं रेस्ट करूँगा, उसके बाद देखूँगा कि मैंने क्या करना है। और बस इसके बाद वो अपनी वेकेशन पर चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा मस्ती करता है, अपनी मन मर्जियाँ करता है, जो जो उसे पसंद था, बुक रीडिंग करना, फिशिंग करना, कैंपिंग करना। वो अपने ये दिन बेफिक्री से खुलकर जीना चाहता था, जो कि उसने कर लिया था। और बस इसी तरह से 1 महीना पूरा गुजर जाता है। वुजू और मैरी का कंसिडरेशन पीरियड भी एंड हो चुका था। जज ने फैसला कर दिया था कि अब जल्द ही ये लोग अपने डिवोर्स के फॉर्म पर साइन करके लाएंगे और उसके बाद ये लोग डिवोर्सी बन जाएंगे। मैरी तो काफी टूटी टूटी दिखाई दे रही थी। उसने अभी तक अपनी माँ को बताया भी नहीं था कि किस तरह से इनकी डिवोर्स होने लगी है। उसने झूठ बोला था कि हम अपनी वेडिंग थोड़ी सी डिले कर रहे हैं, काम में बिजी होने की वजह से। जबकि वुजू वो तो बहुत खुश दिखाई दे रहा था। और तो और उसने भी वेकेशन पर जाने का प्लान किया हुआ था, वो भी जैनी के साथ। वो जाते जाते उससे कहता है कि हम दोनों का समय काफ़ी अच्छा भी गुजरा था, मुझे ज़्यादा याद ना करना और जल्द ही किसी और से प्यार कर लेना, क्योंकि प्यार को काउंटर करने के लिए एक नया प्यार करना पड़ता है। और उसे बेस्ट विशेस देता हुआ वो खुद जैनी से मिलने के लिए चला जाता है। लेकिन बेचारी मैरी वो वैसे तो खुद को संभाले हुए थी, लेकिन उसके बाद वो एक दफ़ा फूट फूट के रोती है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो रोते रोते खुद से वादा करती है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करूंगी। और इसके साथ ही हमारे हीरो की वेकेशन भी ओवर होती है और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि उसका कोई छोटा मोटा फैमिली बिजनेस नहीं है, बल्कि वो लोग कोरिया की सबसे बड़ी बेकरी की कंपनी चलाते हैं। और उनकी कंपनी ना सिर्फ कोरिया में बल्कि अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेबल है। आजकल कंपनी की चेयरमैन उसकी दादी हैं, लेकिन वो फ्यूचर में सारा बिजनेस अपने इसी पोते को देने वाली हैं। जबकि मैरी बेचारी, उसके साथ पहले ही मुसीबतें थी, लेकिन अब तो एक और पहाड़ टूट पड़ता है उस पर। जैसे ही उसे पता चलता है कि जो घर उसने अपने आफ्टर मैरिज के लिए बुक कराया था उसके साथ तो एक फ्रॉड हो चुका है। किसी कौन आर्टिस्ट ने उसे वो बेचा है। उसने ठीक ठाक पैसा डिपॉजिट में लगाया था, जो कि सारा उसने और उसकी दादी ने दिया था। उसमें वुजू की तो एक पैनी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पैनिक होकर वुजू से बात करती है और उससे कहती है कि क्या कोई तुम्हारा लॉयर फ्रेंड है, शायद तुम्हारे एक अंकल थे, उनसे बोलो मेरी हेल्प करें। लेकिन जेनी वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कर रही थी, तो वुजू से कहती है कि इसकी कॉल काटो, बल्कि आइंदा कभी पिक भी ना करना। वो यही कहता है कि अब हम दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, मुझसे हेल्प मांगना बंद करो। अब इसके बाद और कितना ही दुखी हो सकती थी। अपना गम मिटाने के लिए वो जाकर ड्रिंक करने लगती है। और उसी समय हमारा हीरो वापस आ रहा था। उसकी गाड़ी ने एक गलत टर्न ले लिया था, तो उसको मैप्स रीरूट करा रहे थे, इसीलिए वो जरा तंग गलियों में फंस जाता है। और यहीं पर ही ड्रंक हुई मैरी उसकी कार से टकराकर नीचे गिर जाती है। अब हीरो बाहर निकलता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें एक दफ़ा डॉक्टर से चेक करा लेना चाहिए। और फिर उसे ये कहता है कि ठीक है, अभी नहीं कराना चाहती तो बाद में करा लेना, और कोई कंपनसेशन चाहिए तो मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, मुझसे कांटेक्ट करना। वो उसके फ़ोन में अपना नंबर फीड कर देता है। और फिर वो जैसे ही देखती है तो वहाँ पर तो वुजू का नाम लिखा हुआ था। एक्चुअली हमारे हीरो का नाम भी वुजू ही है। वो टर्न बैक करती है और उस पर चिल्लाने लगती है। ड्रंक थी तो उसे उसके चेहरे में अपना एक्स दिखाई दे रहा था। वो वहीं पर खड़े खड़े उससे 5 मिलियन मांगने लगती है कि तुमने मेरी माँ के लूटे हैं, मेरे लूटे हैं, वापस लौटाओ। वो हैरान था कि क्या हो रहा है। वो ज़बरदस्ती उसकी गाड़ी में भी जाकर बैठ जाती है। वो धकेलता है, धक्के मार के किसी तरह से उसे बाहर निकालता है, लेकिन वो तो एक मेंढक की तरह से उछलती हुई उसकी पीठ पर चढ़ जाती है। और वो भी बस अंधाधुंध एक धक्का देता है और बेचारी की लैंडिंग हुई थी सीधी एक कैक्टस के ऊपर। मैरी की लाइफ में इससे बुरा और क्या हो सकता था। बस उसका तो ऊंचा ऊंचा रोना स्टार्ट हो जाता है। ड्रंक थी, उसे ये नहीं पता था कि कैक्टस की वजह से मेरी बैक में पेन हो रही है, बल्कि वो तो ये समझ रही थी कि मैं अपने दुख में रो रही हूँ। साथ ही साथ अपनी सारी दुख भरी कहानी भी उसी को सुनाने लगती है। वुजू का दिल पहले ही बहुत नरम था, उसे इस पर दया आने लगती है। वो उसे कहता है कि एक दफा खड़ी तो होकर देखो, तुम्हारी ये चेयर बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। और बस बेचारी जैसे ही खड़ी हुई थी तो पता चला था कि उसकी तो बैंड बच चुकी है। टोटल 18 कांटे थे जो डॉक्टर उसकी बैक से निकालती है। अब पेन तो उसे इंतहा की हो ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ शर्मिंदगी इतनी ज्यादा थी कि उसका सारा नशा उतर जाता है। उसे तो समझ भी नहीं आ रही थी कि वो इस डॉक्टर या नर्सेस से अपनी नजरें कैसे मिलाएगी। और इसके साथ ही हमें डॉक्टर के बारे में बताते हैं। उसका नाम जिंग योंग था और वो वुजू की एक जानने वाली थी, शायद उसकी फैमिली फ्रेंड है। उसके डैड भी डॉक्टर हैं, जो कि वुजू की दादी के पर्सनल फिजिशियन हैं। जिंग योंग उससे कहती है कि तुम 1 महीने के आए हुए हो, तुमने मुझे एक कॉल तक नहीं करी। और यहाँ पर जिंग योंग को देखकर लग रहा था कि वो वुजू को लाइक करती है। एक बहाने से उसे अपने साथ रोककर कॉफी पीना चाहती थी, लेकिन वहां से नीचे जाते हुए वो बेचारी मैरी को देख लेता है, जिसकी चाल ही बिगड़ी हुई थी। उसे उस पर काफी दया आती है, क्योंकि वुजू की वजह से उसे टक्कर भी लगी थी और वो कैक्टस पर लैंड भी हुई थी। तो वो जाता है और उसे लिफ्ट देता है। बेचारी सीधी तो बैठ नहीं सकती थी, सारा रास्ता बेल्ट बांधकर बस पीछे की सीट को घूरती रहती है।
एम्बेरसमेंट इतनी ज़्यादा थी कि वो उसे अपनी कहानी बताने लगती है कि एक्चुअली मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ से गुजर रही हूँ और आज का दिन तो मेरा सबसे बुरा गुजरा है। मैं क्या डिटेल्स में जाऊँ, लेकिन इससे भी ज़्यादा एम्बेरसमेंट उसकी किस्मत में लिखी हुई थी। वो जितना बोल रही थी उसे अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, इसी वजह से वो अपनी विंडो भी ओपन कर देता है और बस उसके बाद सारा टाइम बेचारी की बोलती बांधी रहती है। अब उन्हें वापस जाते जाते सुबह का टाइम हो चुका था। उसे मोशन सिकनेस होती है तो वो एक दफ़ा बाहर निकलती है। सूरज देखती है तो अभी अभी निकल रहा था। उसे देखकर बोलने लगती है कि देखकर मुझे एक उम्मीद सी जागती है कि हमेशा रात के बाद सुबह होती है, शायद मेरी लाइफ में भी होगी। वो तो इतनी सीरियस बातें कर रही थी, लेकिन इतने में उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आने लगती हैं और बस एक दफ़ा फिर से एम्बेरसमेंट उसकी किस्मत में लिखी हुई थी। भूख के मारे उसका पेट बोल रहा था और वो इतनी अजीब अजीब आवाज़ें थी जो कि वुजू ने भी सुन ली थी। और उसके बाद वो उसे घर तक ड्रॉप करता है। वुजू के सामने तो वो फिर भी थोड़ा संभल कर चल रही थी, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी असल चाल बाहर आ जाती है। उसके साथ इतना बुरा हुआ था जो बेचारी ने कभी अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं सोचा होगा। और इसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाते हैं कि एक बड़ी कंपनी में एक लकी ड्रॉ होने वाला है जिसमें एक महंगा घर एक न्यूली वेड को दिया जाएगा। लेकिन ये सब तो नाटक था। विनर तो पहले से ही डिसाइडेड था, जो कि उस कंपनी के चेयरमैन की नेफ्यू की फ्रेंड होने वाली है। वहाँ का सीईओ सांग ह्योन कहने लगता है कितना नाटक करने की क्या जरूरत है, विनर तो हमें पता ही है। लेकिन फिर भी उसका असिस्टेंट बोलता है कि दुनिया को तो यही दिखाना है ना कि सब कुछ असली चल रहा है। उसने विनर के लिए लकी ड्रॉ अपनी स्लीव्स के नीचे छुपाया हुआ था। अब जाता है और वहाँ से लकी ड्रॉ चुनने लगता है, पर एक गड़बड़ी हो जाती है। उससे वो टिकट गिर गई थी, गुम हो गई थी। वो हाथ मारता है, उसने उसका एक कोना मोड़ा हुआ था तो एक कोना मुड़ी हुई टिकट उसके हाथ लगती है। वो तो एकदम खुश हो रहा था कि मेरी टिकट वापस मिल गई है, लेकिन जैसे ही नाम पढ़ता है तो उसके ऊपर तो मैरी का नाम लिखा हुआ था। एक्चुअली 2 महीने पहले मैरी ने यहाँ से शॉपिंग करी थी और लकी ड्रॉ में उसने अपनी भी टिकट डाल दी थी और बस पता नहीं कौन सी आदत के अकॉर्डिंग उसने उसका कोना मोड़ दिया था और बस इसी वजह से उसकी तो किस्मत ही खुल गई थी। उसे जैसे ही कॉल मिलती है और पता चलता है कि 5 मिलियन का एक घर उसे मिलने वाला है, वो तो बहुत खुश हो जाती है और उसे कहा जाता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जमा कराओ। उसमें परेशानी की बात ये थी कि उसे खुद को न्यूली वेड दिखाना था, लेकिन उसकी तो डिवोर्स हो रही है। इतने में उसे याद आता है कि अभी तक मेरा लाइसेंस तो ऑनलाइन ही है और मैं मैरिड भी हूँ डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने डिवोर्स के पेपर सबमिट नहीं कराए थे। वो सोचती है कि ये मौका अपने हाथ से ना जाने दूं। वो यही डॉक्यूमेंट्स सबमिट करा देती है, लेकिन आगे से सांग ह्योन कहता है कि थोड़ी और सख्ती करो। अगर इसका हस्बैंड इसके साथ अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने के लिए नहीं आएगा तो हम भी इसे वो घर नहीं देंगे। उन्हें तो बस किसी न किसी तरह से इसे रिजेक्ट कराना था। तो अब मैरी के लिए और परेशानी बन जाती है। उसका एक्स तो उसका फ़ोन ही नहीं उठाता था। वो उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है, लेकिन ये देखने के बाद तो वो उसे ब्लॉक ही कर देता है बगैर उसका मैसेज सुने। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ज़िंदगी में एक चांस आया था, रोशनियां देखते देखते वो दोबारा अंधेरों में न डूब जाए। कि इतने में उसे वुजू का मैसेज आता है जो उससे पूछ रहा था कि क्या तुमने अपना चेकअप करा लिया, आम का एक्सरे कराना था तुम्हें। और बस वुजू का नाम देखते ही उसके दिमाग में कुछ चलने लगता है। ये लड़का भी तो वुजू है और मैंने भी हस्बैंड का नाम वुजू लिखा था, तो क्यों ना इसी को साथ ले जाओ। और इतने में वुजू को मिलने के लिए बुलाती है। पहले उससे पूछती है डरते डरते कि क्या तुम मैरिड हो। वो कहता है नहीं। तो उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे, और इसके साथ ही पहला पार्ट खत्म होता है। अब मैरी डरते डरते वुजू से ये कह तो देती है कि क्या तुम मेरे पति बनोगे, लेकिन उसका जवाब ये था कि क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो सिर्फ एक टक्कर के बदले। वो बोलती है कि मैं रियल वाला हस्बैंड नहीं बल्कि सिर्फ एक दिन के लिए हस्बैंड बनाना चाहती हूँ। और वुजू ने तो पता नहीं क्या क्या सोचना शुरू कर दिया था। मैं समझ गया, तुम एक ब्लैकमेलर हो और मुझे अपने गैंग का हिस्सा बनाना चाहती हो। किसी अमीर आदमी को फंसाओगी और उसके बाद मैं तुम्हारा हस्बैंड बनकर तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लूँगा और फिर चीटिंग की कंपनसेशन में तुम मुझसे बहुत सारा पैसा लोगी। ऐसे प्लान सोचने की बजाय तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और खुद से डिसेंट पैसा कमाना चाहिए। वो उसे भाषण देता हुआ वहाँ से जा रहा था। मैरी उसे रोकने की कोशिश करती पर वो तो उसका एक शब्द भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उसकी ऑफर को रिजेक्ट करता हुआ वहाँ से जा चुका था। अब इतने में हमें दिखाते हैं कि वुजू की एक आंटी भी थी जो कि ऑफिस से काफ़ी ज़्यादा लिंक रखती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था वुजू के वापस आने से, क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चला था कि उनके बेटे को हटाकर उस जगह पर वुजू को प्रमोट किया जा रहा है तो वो काफ़ी शोर मचाती है और दादी से कहने लगती हैं कि आप अपने बेटे की औलाद को अपनी बेटी की औलाद पर फेवर कर रही हैं, ये रॉन्ग है। लेकिन दादी ने कह दिया था कि तुम्हारा बेटा है ही नहीं इस काबिल, उसकी हरकतें ही उल्टी सीधी। उसका नाम योंग सू था और वो था वुजू का कज़न जो वाकई लाइफ में काफ़ी नॉन सीरियस दिखाई दे रहा था और उसकी बुरी परफॉर्मेंस की वजह से उसे डीमोट किया जा रहा था। इस बात पर उसे अपनी माँ से काफ़ी डांट और मार भी पड़ती है। अब उसके बाद आंटी का सारा गुस्सा अपने पति पर निकलने वाला था, लेकिन उनका पति ये एकदम शांत दिखाई दे रहा था और लग रहा था कि पूरी फैमिली में यही अंकल हैं जो काफ़ी समझदार हैं।
अब वो जो अपनी फ्रेंड जिन योंग से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि दादी की तबीयत ख़राब रहती है, प्लीज़ उनकी ज़्यादा केयर किया करो। और वो भी आगे से शर्माते शर्माते कह देती है कि मैं कौन सी उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूँ। इशारा तो उसका वूजू की तरफ था, लेकिन वूजू मुड़कर उसे कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे कज़न युंगसू में इंटरेस्टेड हो। और बस इसी के साथ ही हमें पता चलता है वूजू को कुछ पुरानी यादें आ रही थी बचपन में। वो एक दफ़ा अपने मॉम और डैड के साथ ट्रैवल कर रहा था कि यहाँ पर उन दोनों की लड़ाई हो रही थी और इसी बीच उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वो जो हॉस्पिटल में बहुत अकेला था, रो रहा था। यहाँ पर एक बच्ची उसके पास आई थी जिसने उसे सहारा दिया था और उसे कुछ ऐसे शब्द बोले थे जिससे उसे हिम्मत आ गई थी। उस बच्ची का दिया हुआ गिफ्ट उसने आज तक संभाल कर रखा हुआ था। वो एक टॉय था जो अपने साथ अब्रॉड भी लेकर गया था। ऐसा लगता है कि वो बच्ची उसका चाइल्डहुड क्रश थी। उधर मैरी की लाइफ में तो प्रॉब्लम्स पर प्रॉब्लम्स ही आए जा रहे थे। उसे वार्निंग दी जाती है और उसे यही ऑर्डर मिला था कि उसने इस वीकेंड तक उस फ्रॉड वाले अपार्टमेंट को खाली करके कहीं और शिफ्ट होना है। लेकिन वो इतनी परेशान थी पर अपनी माँ को भी परेशान नहीं करती, उन्हें कुछ भी नहीं बताती। अब नेक्स्ट डे वो जो अपना ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। अंकल उसे बहुत अच्छे से मिलते हैं और सबसे इंट्रोडक्शन भी कराते हैं। अब उसे एज अ टीम लीडर ज्वाइनिंग दी गई थी, बाद में उसे हायर बना दिया जाएगा लेकिन उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आज पहले ही दिन उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसमें सारे लोग पहुंचे हुए थे और उसके कज़न युंगसू ने कुछ तैयारी की हुई थी। उसने कुछ अर्से पहले स्टाफ से एक गलती कराई थी और आज वो जानबूझकर सबके सामने वो गलती इस तरह से पॉइंट आउट करता है कि उसका सारा ब्लेम जाए वूजू पर, क्योंकि उसने मीटिंग से पहले सारा कुछ एक दफ़ा चेक किया था। वो बोलता है तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकते हो। यहाँ पर वूजू की सबके सामने इंसल्ट हो जाती है और ऐसा लग रहा था कि दादी के सामने भी उसके नंबर कम हो रहे हैं। ये सब युंगसू की प्लानिंग थी उसे नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि वो उसे नहीं बल्कि खुद को हायर देखना चाहता था। एक्चुअली उन्होंने एक टेम्पररी प्रोडक्ट को परमानेंट किया था। उसकी पैकेजिंग के कॉपीराइट्स इस वक्त मैरी की कंपनी के पास थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करा ली थी। अगर कॉपीराइट ना खरीदते तो उन पर कल को केस हो सकता था। और उसने पहले ही मैरी की कंपनी को कॉल करके कह दिया था कि जो भी आज तुम्हें कॉल करे उसे अपने डिज़ाइन के रेट्स 10 गुना ज़्यादा बताना, तुम्हारी जैसे लॉटरी निकलने वाली है। और वाकई ऐसा ही होता है, मैरी भी 10 गुना ज़्यादा रेट बताती है। ये सुनकर डासन कंपनी हैरान रह गई थी और ये सारी की सारी टेंशन आई थी तो वूजू के ऊपर, क्योंकि उसे पता चला था कि उन्होंने बिलियंस की प्रोडक्शन कर ली है। अगर इस टाइम पर पैकेजिंग चेंज की तो उनका बिलियंस का नुकसान हो जाएगा, इसलिए उसे इस कंपनी के लोगों के साथ नेगोशिएशन करनी होगी। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि सांग ह्योन के ऊपर उसका बॉस काफ़ी गुस्सा करता है। सीईओ ने एक्चुअली मनी लॉन्ड्रिंग की थी और इसी को कवर करने के लिए वो हाउस किसी को इनडायरेक्टली गिफ्ट में देना चाहता था, लेकिन सारा कुछ मिट्टी में मिल गया था जब लकी ड्रॉ में मैरी का नाम निकल आया था और वो लोग उसे होल्ड भी नहीं कर पा रहे थे। उसकी हर चीज़ कंप्लीट थी। सांग ह्योन के साथ उसका बॉस हमेशा ही ऐसे व्यवहार करता था कि जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर हो, और इस बात की उसे काफ़ी तकलीफ होती थी। उधर मैरी काफ़ी परेशान थी। एक वूजू ने तो उसे मुंह पर जवाब दे दिया था, हेल्प करने से इनकार किया था, जबकि दूसरा वूजू उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। ऐसे में और कोई रास्ता नहीं था इसके कि वो एक्स वूजू के घर जाए और उसकी फैमिली से बात करने की कोशिश करे, लेकिन उसकी मॉम और उसकी सिस्टर बहुत ही ज़्यादा मीन थी। उन्हें स्टार्ट से ही प्रॉब्लम था क्योंकि मैरी ज़्यादा अमीर नहीं थी और अब जो जैनी उसकी लाइफ में आई थी वो बहुत रिच फैमिली से थी, इसलिए वो बहुत खुश थे कि वूजू ने मैरी के साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो लोग तो जैनी की ऐसे सेवा करते थे कि उसकी बिल्ली को भी महारानी की तरह से ट्रीट किया जाता था। आज जब मैरी उनके घर पर आती है तो वो उसे काफ़ी खरी खोटी भी सुनाते हैं और उसे उसकी औकात दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए है और तुम एक मामूली से घर की हो, तुम्हारी फैमिली भी कुछ खास नहीं है, अब उसने तुम्हें छोड़ दिया है तो अपनी इज्जत संभालो और उसके पीछे आना रोको। वो लोग उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत कर रहे थे और यहाँ पर मैरी की सेल्फ रिस्पेक्ट आड़े आ जाती है। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो इनसे हर तरह का रिश्ता ताल्लुक वास्ता ख़त्म कर देगी, लेकिन जाने से पहले उसने वूजू की माँ को उनकी औकात ज़रूर याद दिला दी थी। अब बाहर जाते उसे डासन कंपनी से एक कॉल आती कि उसकी निगोशिएशन के लिए मीटिंग फिक्स हो चुकी है। अब वो किसी तरह से खुद को संभालती है और मीटिंग के लिए उनके ऑफिस चली जाती है। वहाँ पर वूजू का आमना सामना युंगसू से होता है, जो मीटिंग से पहले उसे बहुत बातें लगाता है और उसे चैलेंज भी कर देता है। उनके बीच बैट लग गई थी कि अगर उसकी निगोशिएशंस सक्सेसफुल रही तो युंगसू मान जाएगा वूजू को, और अगर वो नाकाम रहा तो वो अपनी सीट को छोड़ देगा और खुद ही डिमोट होगा। अब कहीं ना कहीं बात वूजू की इज्जत पर भी आ चुकी थी, लेकिन तब तो वो दोनों ही हैरान रह जाते हैं जब मीटिंग में एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। मैरी कहती है कि मैं निगोशिएशंस के लिए रेडी हूँ, लेकिन मैं अकेले में आपके टीम लीडर से बात करना चाहती हूँ। मैरी उससे कहती है कि अब देखो, तुम्हें भी मेरी ज़रूरत है जैसे मुझे तुम्हारी थी, तुम मेरी हेल्प करो तो मैं पुरानी प्राइस पर ही इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दूंगी, कॉपीराइट्स तुम लोगों को दे दूंगी।
लेकिन वुजू तो साफ इनकार कर देता है, कहता है कि किसी को लूटने में मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, कॉन आर्टिस्ट नहीं बनूंगा, ठग नहीं बनूंगा। लेकिन वो उसे रोकती है और फिर अपना मुंह खोल ही देती है। कहती है कि एक्चुअली मैंने एक प्राइज़ विन किया है और वहाँ पर मुझे अपने हस्बैंड को साथ लेकर जाना है। अब मेरी लॉटरी लगी है, मैं किसी को लूट तो नहीं रही, बस इतनी सी हेल्प चाहिए तुम्हारी। लेकिन फिर भी वो वहाँ से इनकार करके जाने ही लगा था कि इतने में उसके सामने यूंगसू का चेहरा आ जाता है। उसने उसे बहुत बुरी तरह से चैलेंज किया था और अब तो कोई लूटने लुटाने वाली बात भी नहीं थी, तो वो सोचने लगता है कि क्यों ना इसके साथ हाथ मिला ही लिया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं था, मैरी उसे बार बार इस बात से भी ब्लैकमेल कर रही थी कि देखो तुम्हारी गाड़ी ने मुझे टक्कर मारी थी, हो सकता है कि मेरी बाजू सारी ज़िंदगी के लिए ही बेकार हो जाए, तुम्हें कुछ तो कॉम्पनसेशन मुझे देनी ही चाहिए। और फिर वो उसके साथ फाइनली डील कर ही लेता है। अब वो उसे नेक्स्ट ही डे अपने साथ लेकर जाती है उसी कंपनी की तरफ। उसे ग्लासेस भी लगाती है जैसा कि एक्स वुजू लगाया करता था, और साथ ही साथ उसे वेडिंग रिंग भी देती है ताकि वो दोनों एक लीगल कपल लगे। उसने उसे हर तरह की डेट्स, नाम, सारा कुछ याद करा दिया था, उसे फुल ट्रेन किया हुआ था। जबकि उधर सांग है उनकी दोबारा से अपने CEO ली से इंसल्ट हो रही थी, क्योंकि उसने ऑर्डर किया था कि किसी न किसी तरह से इस लकी ड्रॉ को नल एंड वॉइड करो, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब वुजू और मैरी वहाँ पहुँच जाते हैं और एक असिस्टेंट उनको ग्रीट करता है और इसके साथ साथ उनकी वेरिफिकेशन भी करता है। उनसे उसने जो भी डेट सारा कुछ पूछा था वो बिल्कुल मैच कर रहे थे। वो उनको बोलता है कि चलें अब हम सेरेमनी की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स भी मौजूद होंगे जो आपकी फ़ोटोज़ बनाएंगे और कल एक एडिटोरियल भी लिखा जाएगा। अब ये सुनते ही वुजू की तो बैंड बज जाती है। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी फैमिली या कोई भी ऐसा कुछ देखे, और मैरी को भी इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही वो टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हर तरह की पब्लिसिटी में उन्हें कोऑपरेट करना होगा। तो अब वुजू को एक आइडिया आता है। वो एक नकली कॉल उठाता है और कहने लगता है कि अच्छा मेरे सारे कोलीग्स को वायरस निकला है। ओह माय गॉड, मैं अभी तो अफ्रीका से आया हूँ, मैंने भी अपना टेस्ट दिया हुआ है, शायद मुझे भी ये वायरस निकले, ये तो बहुत कॉन्टेजियस है और इसमें पब्लिक में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये सुनते ही वो आदमी भी डर जाता है। वो असिस्टेंट भी परेशान हो जाता है और उनसे कहता है कि तुरंत ही अपने अपने मास्क लगाओ और इस तरह से हमारे CEO के करीब जाना। अब फाइनली वो लोग अपनी फ़ोटो तो खिंचवाते हैं, लेकिन इस तरह से कि कभी भी पहचाने ना जाएंगे। वुजू को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बाल बाल बचा है। अब वो मैरी से बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी सब तुम खुद ही संभालना। अब मैरी को उस घर की चाबी दे दी जाती है और उसे सांगियोन कहता है कि मैं और तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को खुद पर्सनली वहाँ लेकर जाऊँगा और विजिट कराऊँगा। वो कहती है मेरा हस्बैंड तो यहाँ से जा चुका, लेकिन वो देखते हैं तो सामने ही हस्बैंड आया खड़ा था। सांगियोन कहता है कि मैं खुद तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, तुम्हारा रिजल्ट देखता हूँ। लेकिन वो बोलता है कि रिजल्ट ऑनलाइन आ चुका है और मैं नेगेटिव हूँ, मुझे कोई वायरस नहीं है। वो जितना भी बचने की कोशिश कर रहे थे फंसते जा रहे थे। अब सांगियोन अपने साथ उनको उस एरिया का विजिट कराने लेकर जाता है जो कि इलीट्स का एरिया था, और यहाँ पर घर मिलना बहुत बड़ी बात थी। ये घर देख देख मैरी बहुत खुश हो रही थी। उसे लगता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाने वाली हूँ इस घर को बेचने के बाद। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि किस्मत उन्हें किसी और ही मोड़ की तरफ लेकर जा रही है, क्योंकि उसी सोसाइटी में कोई और भी आ रहा था, और वो थी वुजू की आंटी और उसका कज़न, जो कि रास्ते में बैठे बहुत सोग मना रहे थे कि कैसे वुजू ने वो डील पुरानी ही रेट्स पर कर दी है। और आंटी ने सोचा हुआ था कि मुझे वुजू की एक वीकनेस, एक गलत काम मिलेगा तो देखना मैं उसका क्या हशर करूँगी। अब वो दोनों घर पहुंचते हैं, उन्हें विजिट कराया जाता है और उसके बाद सांगियोन को वो कहते हैं कि हम जल्द ये घर बेच देंगे क्योंकि हमारे वर्क प्लेस से बहुत दूर है। पर सांगियोन कहता है कि ऐसा हो नहीं सकता, हमारी टर्म्स में लिखा है कि 3 महीने तक आप लोग ये घर नहीं बेच सकते। अब ये टेंशन तो मैरी की थी, वुजू को इससे क्या फ़र्क पड़ता था, लेकिन साथ ही साथ वुजू की भी टेंशन बढ़ने लगती है। जैसे सांगियोन कहता है कि इसके साथ साथ हम लोग पर्सनली सरप्राइज विजिट भी किया करेंगे, ये देखने के लिए कि आप लोग खुद यहाँ पर रह रहे हैं, ना कि आप लोगों ने इसे रेंट पर दे दिया है। ये सुनते ही मैरी की तो बैंड बज जाती है। इससे भी बड़ा शौक उन्हें तब मिला था कि जब सांगियोन कहता है कि किसी को विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही देखता रहूँगा, मेरा घर भी आपके सामने ही है। बिल्कुल उनके सामने वाला बेंगलो सांगियोन का था। अब सांगियोन ज़रा साइड पर जाता है तो यहाँ पर वुजू से बहुत लड़ाई करता है। मैरी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि बस एक दिन की बात है, क्या तुम सारी ज़िंदगी के लिए मेरे गले में लटकने वाली हो? तुमने जो करना है करो, संभालो इस सब मैटर को, मैं तो यहाँ से चला। वो ग्लासेस और रिंग वहीं पर छोड़ता हुआ वहाँ से बाहर चला जाता है, लेकिन फिर उसे पछतावा होता है कि मैंने कुछ ज़्यादा ही सख्त बोल दिया है। वो दोबारा उसे कॉल करता है, लेकिन इतने में पीछे से एक गाड़ी आ रही थी। वो थी उसकी आंटी और उसके कज़न की, जो उसे देखते ही पहचान जाते हैं। और इसके साथ ही पीछे से सांगियोन भी निकल आता है और उससे कहने लगता है तुम अकेले ही जा रहे हो, तुम्हारी वाइफ कहाँ है? अब बस यूंगसू और आंटी का मुँह तो खुला का खुला रह गया था कि ये क्या, वुजू की कोई वाइफ भी है? क्या इसने चोरी छुपे कोई शादी करी हुई है? और इस एरिया में क्या इसका अपना घर है?
और बस इतने में मैरी भी वहाँ पर आई खड़ी हुई थी। सारे लोग हैरान थे और एक दूसरे को देख रहे थे मुंह खोल के। यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाती है कि जैसे ही वो लोग रंगे हाथों पकड़े जाने वाले थे तो यहाँ पर वुजू मैरी को कुछ इशारे करता है और समझाने की कोशिश करता है कि भाग जाओ यहाँ से। थोड़ी देर बाद ही सही, लेकिन उसे समझ आ ही जाती है और वो वहाँ से अपना फेस छुपाती हुई भाग जाती है। एक्टिंग तो वो ऐसे कर रही थी कि जैसे वो मेंटली रिटार्डेड हो, लेकिन दिखने में तो ज़ॉम्बी ही लग रही थी। पर ये सब करते हुए उसका फोन भी वहीं पर ही सड़क पर गिर गया था। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि आंटी और यूंगसू उन्होंने इस सब पर कुछ ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि वो भी अपनी चोरी छुपाने में लगे हुए थे। वो इस एरिया में वुजू को इन्फॉर्म किए बगैर उससे चोरी चोरी किसी से अपने लिंक बढ़ाने के लिए आए थे, ताकि कल को कंपनी पर कब्जा कर सके। अब वहाँ से निकलने से पहले ही एक दफ़ा आंटी का दोबारा से मैरी से आमना सामना होता है, लेकिन वो उनसे बचने के लिए फिर से ज़ॉम्बी की तरह एक्टिंग करने लगती है। और तो और अब की बार तो जाकर एक डॉग हाउस में ही छुप जाती है। उस डॉग को गुस्सा आता है और बस वो आंटी और कज़न के पीछे ही पड़ गया था। फाइनली किसी न किसी तरह से सारा कुछ बिल्कुल सेट हो ही जाता है और रात को वुजू और मैरी बात करते हैं। मैरी कहती है कि मैं बाल बाल बची हूँ सिर्फ मेरी एक्टिंग स्किल्स की वजह से, लेकिन वुजू का कहना था कि तुमने बात की थी सिर्फ कंपनी में अपीयर होने की लेने के लिए, और देखो बात कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। मैं इसके बाद और तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि एक दफ़ा दादी को मिलने के लिए जिंग योंग भी आई हुई थी अपने डैड के साथ। उसके डैड हॉस्पिटल के ऑनर थे और वो भी काफी रिच फैमिली से थी। उसके डैड मजाक ही मजाक में दादी से कह देते कि बचपन से लेकर आज तक अगर इसके दिल में कोई बसता है तो वो आपका पोता वुजू ही है। और दादी कहने लगती है कि अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं होगा। ये सुनते ही जिंग तो बहुत खुश हो जाती है और उनसे कहने लगती है कि अब जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं जरूर कोई इनिशिएटिव लूंगी वुजू का दिल जीतने के लिए। अब जैसे ही वुजू नेक्स्ट डे ऑफिस में पहुंचता है तो उसका आमना सामना यूंगसू से होता है, जो अब की बार तो अपना मुंह छुपाता फिर रहा था, लेकिन फिर भी वुजू उसे बाहर लेकर जाता और उससे कहता है कि बड़ा मुंह खोल खोल कर तुमने मुझे चैलेंज किया था ना, देखो मैंने पूरा कर दिखाया। और यूंगसू से मस्के लगाते हुए कहता है कि चैलेंज मैंने तभी तो किया था, मुझे पता था कि तुम हार मानने वालों में से नहीं हो और मुझे तुम पर गर्व है मेरे कजन ब्रदर। वो अब अपनी नाकामी को उसके लिए झूठे प्यार से कवर करने की कोशिश कर रहा था और फिर जाते जाते उसे एक बद दुआ भी देता है कि काशी सीढ़ियों से ही गिर जाए। और वाकई बेचारे के साथ ऐसा ही होता है। यूंगसू की जुबान ही काली थी। अब इसके बाद हमें अंकल का असली चेहरा दिखाते हैं, जो पहली एपिसोड में अपनी फैमिली में सबसे काइंड और स्वीट दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट वो सबसे चालाक थे। उन्होंने मास्क के पीछे अपना असली चेहरा छुपाया हुआ था। वो कंपनी के पैसे में गबन करने की कोशिश कर रहे थे और यही सारा कुछ उनके एक एम्प्लॉय मिस्टर को पता चल जाता है। लेकिन अभी तक वो यहाँ तक पहुँचा नहीं था कि ये सारा कुछ कराने के पीछे अंकल का हाथ है। वो तो ये बताता है कि यूएसए में हम जिस कंपनी के साथ लिंक कर रहे हैं वो पैसे के साथ गड़बड़ कर रही है। और अंकल उससे कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा किया, तुम सबसे पहले मेरे पास ये इशू लेकर आए हो, लेकिन इसे भी दबा कर रखना, किसी को ना बताना। और मैरी बेचारी वो अब अपने घर से तो निकाली जा चुकी थी, वही घर जहाँ पर उसके साथ फ्रॉड हुआ था। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। एक ही फ्रेंड थी, उसे भी वो कॉल करती है तो पता चलता है कि वो भी आर्मी में जा चुकी है। अब वो बेचारी सोल में कहाँ रहती, इतने में उसके सामने एक एडवर्टीजमेंट आती है जिसमें लिखा हुआ था कि एक मोटेल में वो लोग रह सकते हैं लॉन्ग स्टे के तौर पर और बिना किसी डिपॉजिट के। और वो बिना सोचे समझे अपना सामान उठाती है और वहीं पहुंच जाती है। वहाँ का एनवायरनमेंट काफी अजीब सा था। कुछ लोग तो वहाँ टल्ली भी हुए फिर रहे थे, लेकिन बेचारी को मजबूरी थी, उसे वहीं जाकर रहना पड़ता है। रात को तो थकी हारी सो जाती है, सुबह सुबह अलार्म बजता है और उठते ही उसकी दौड़ें लग जाती हैं। वो ऑलरेडी लेट थी और बस इस जल्दी जल्दी के चक्कर में वो अपनी की अंदर ही भूल जाती है। अब वो एक छोटे से क्लिनिक में कुछ डिजाइन्स लेकर गई थी जो कि अप्रूव हो जाते, लेकिन यहीं पर ही उसकी मुलाकात डॉक्टर जिंग से भी हो जाती है, जो उसे देखते ही कहती है कि मिस कैक्टस, क्या आपके हालात अब ठीक है बैक के? और शर्मिंदा शर्मिंदा से मैरी उससे कहती है कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट ही इतना अच्छा किया था, मैं जल्दी ठीक कैसे ना होती। यहाँ पर जिंग जानबूझकर उससे वुजू की बातें करने लगती है और बताती है कि हम दोनों बहुत क्लोज हैं, हमारे बीच किसी चीज़ का कोई राज ही नहीं रहता। ये सुनते ही मैरी भी हैरान रह जाती है जब वो उसके मुंह से सुनती है कि एक दफ़ा वुजू ने मुझे बताया था कि तुम उससे बात कर रही थी कि शायद तुम उसे अपना पति बनाना चाहती हो। वो हैरान रह जाती है कि क्या इसके पेट में थोड़ी सी भी बात नहीं रहती, ये तो लड़कियों के बारे में सुना था, लेकिन क्या लड़के भी पेट के हल्के होते हैं? वो बोलती है, अरे मैंने तो ऐसे ही जोक किया था उससे। लेकिन फिर मन ही मन उसे कोस भी रही थी कि कहीं का ना रहे कमीने, पता नहीं अभी तो ये बताया, कल को और क्या क्या राज उगलता रहेगा। उसके बाद उसकी कंपनी
वुजू की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर रही थी। वो वहाँ पर प्रेजेंटेशन देती है और उनकी कंपनी के बीच कोलैबोरेशन अब अप्रूव भी हो चुकी थी। तो बस इसी खुशी में वो लोग वहाँ की टीम के साथ आज इकट्ठे डिनर पर जाते हैं और इस डिनर में वुजू भी था और मैरी भी थी। सारे लोग वहाँ खाना भी खा रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। अब बातों ही बातों में कुछ ऐसा होता है कि वो लोग उसी लकी ड्रॉ की बात करने लगते हैं और कहते हैं कि सुना है कि उसका विनर तो डिसाइड हो चुका है, कौन है भला, ऑनलाइन चेक करते हैं। वो लोग उनके फेसेस ना पहचान, इसी वजह से वुजू तो कभी मैरी उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और फिर इन दी एंड यही सारा कुछ करते करते मैरी बेचारी दूसरों को फंसाती फंसाती खुद ही सबसे ज्यादा टल्ली हो जाती है। वहाँ पर वुजू की एक टीम मेट आती है जो उससे कहने लगती है कि हमारे बॉस को थैंक्स करने के तौर पर तुम्हें ही आज का बिल पे करना होगा। और बेचारी मैरी क्या करती, जाकर अपना एक कार्ड चलाती है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, किसी में भी पैसे नहीं थे। इतने में वुजू पहुँच जाता है और कहता है कि तुम्हें नहीं, बिल तो मुझे पे करना चाहिए। वुजू ने उसे फिर से बचा लिया था और उसके बाद वो सबसे ज्यादा ड्रंक थी, तो वो कहता है कि मैं खुद तुम्हें घर छोड़ कर आता हूँ। वो बाकी सारों को बाय बाय बोलते हैं, उसे गाड़ी में बिठाकर साथ ले जाता है। बड़ी मुश्किल से उस बेहोश हुई मैरी से वो उसका पता उगलवाता है। उसके बाद उसी मोटेल में पहुंच गया था। वहां पर एलिवेटर भी नहीं था, सीढ़ियों के थ्रू वो 5वें माले तक पहुंच गया था और वहां जाकर पता चलता है कि इसके पास की ही नहीं है। बेचारे को फिर नीचे जाना पड़ता है। अब वो मैनेजर को बुला कर लाता है और उससे किसी तरह से दरवाजा खुलवाता है। यहाँ पर उसने देखा था कि मैनेजर जैसे उसे बुरी नजरों से देख रहा हो। वो बार बार मैरी को घूरे जा रहा था और फिर उसे डांट कर वुजू वहां से बाहर निकालता है। इन दी एंड जब वो वहां से बाहर जाने लगता है तब भी वुजू को बार बार उसी मैनेजर पर शक होने लगता है और फिर वो अपनी कीज भी अंदर भूल गया था। तो मैरी को कॉल करता है और उसकी चीख की आवाज सुनता है। दौड़ता हुआ आता है और आते ही उस मैनेजर को उसके कमरे में देखते ही एक पंच लगा देता है। उस मैनेजर की तो नाक ही फूट गई थी, लेकिन इनफैक्ट कुछ वो गलत नहीं कर रहा था, बल्कि मैरी ने अपने पैर पर नूडल्स गिरा लिए थे गरम गरम और वो उसके फुट पर मेडिसिन लगा रहा था। लेकिन फिर भी वुजू को इनसिक्योर फील होता है। वो उसे कहता है कि तुम यहाँ नहीं ठहरोगी, चलो मेरे साथ। अब नाक फूटने की उसे कंपनसेशन देने के बाद वो लोग वहां से निकल जाते हैं। वुजू उससे कहता है कि अपने लिए कोई नई जगह ढूंढो ठहरने के लिए, लेकिन तब तक अगर तुम्हें और कोई प्लेस नहीं मिलती तो तुम उसी लग्जरियस हाउस में रह सकती हो जो तुमने विन किया है, तुम्हारा अधिकार बनता है उस पर। और फिर खुद उसे वहां तक ड्रॉप भी करके आता है, लेकिन कहता है कि नजर रखना, सांग-ह्योन सामने ही रहता, उससे बचकर रहना, वरना वो कहेगा कि तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता और सौ प्रॉब्लम्स निकाल कर इस घर को तुमसे छीन लेगा। और मैरी ने तो यही सोचा था कि वो चोरी छुपे इस घर में रहेगी, जबकि उधर अंकल ने मिस्टर कू को टपकाने का फैसला कर लिया था और वो उनको एक ड्रिंक देते हैं एनर्जी के तौर पर। और फिर जब वो ड्रिंक करते हुए वो मिस्टर ड्राइव करते तो उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जबकि उधर मैरी, उसकी लाइफ एकदम मस्त जा रही थी उस घर में। उसे वो घर बहुत सुंदर लगता था, वो बिल्कुल सपनों के घर की तरह था। लेकिन उसे कोई चेकिंग ना कर ले और उसने कंपनी वालों से झूठ बोला था कि ये घर उसके काम से बहुत दूर है, तो वो 3 महीने यहाँ नहीं रहेगी। तो अगर रहती हुई पकड़ी जाती तो उसके पति को तलाश करते। इस सब की वजह से उसने चुप कर रहने का ही फैसला किया था। लेकिन सांग-ह्योन पर अपना ही दबाव था और वो था उसके सीईओ ली की तरफ से, जो बार बार उससे कहता था कि किसी तरह से भी इस कपल में कोई प्रॉब्लम निकालो और मुझे मेरा ये घर वापस चाहिए, मैं ये नुकसान नहीं बर्दाश्त करने वाला। वो बार बार सांग-ह्योन को नीचा दिखाता था और सांग-ह्योन की भी कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट तो थी ही। वो सारा गुस्सा अपने वर्कआउट पर निकाला करता था। वो मिस्टर ली की वजह से इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जाता जा रहा था। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो इंसान ही नहीं बल्कि कोई जानवर है। अब मैरी बेचारी लाइट्स ऑन किए बगैर किसी न किसी तरह से उस घर में गुजारा किए जा रही थी। लेकिन एक रात को उसे मच्छर बहुत तंग करता है। वो क्लैप करती है तो वहाँ की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। वो तुरंत ही जाकर वो लाइट्स बंद करना चाहती थी, लेकिन वहाँ का सिस्टम इतना सोफिस्टिकेटेड था कि उसके घबराने की वजह से और भी बहुत सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। और बस उसी टाइम पर सांग-ह्योन ने ये देख लिया था। वो भी तुरंत ही उसके घर के बाहर पहुंच जाता है और फिर अंदर आकर उसे समझाता है कि किस तरह से ऑडियो सेंसिटिविटी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, तुम इसको कैसे कंट्रोल कर सकती हो। लेकिन सांग-ह्योन की नज़र भी बहुत तेज थी। वो बोलता है कि हर जगह मैंने देखा है तुम्हारा ये सामान पड़ा है, वार्डरोब में शूज, मेकअप का सामान, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पति का कोई ट्रेस भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों है। वो झूठ बोल देती है कि मुझे टाइम नहीं लगा, उसका सामान मैंने अब अनपैक करना है क्योंकि अभी तो वो यहाँ शिफ्ट ही नहीं हुआ। उसे आजकल रोज रोज ओवर टाइम करना पड़ता है, इसलिए वो वर्क प्लेस के करीब ही रह रहा है। वो उससे पूछता है तुम्हारा पति काम कहाँ करता है। वो झूठ बोल देती कि बस ऐसे ही एक ऑर्डिनरी कंपनी में जॉब करता है।
अब वो फंसी जा चुकी थी तो वूजू को कॉल करती है, उसे ये सारा कुछ बताती है और वूजू कहता है कि अगर एक मच्छर तुम्हें काट ही लेता तो क्या हो जाता। मुझे पता नहीं आज तक कितने मच्छरों ने काटा है और तुमने मच्छर मारते मारते हम दोनों को फिर से फंसा दिया। अब वो बोलता है ठीक है, मैं आऊंगा और तुम्हारी कुछ ना कुछ हेल्प कर ही दूंगा। अब उन्होंने फैसला किया था कि वो लोग वूजू का थोड़ा सा सामान उसके घर पर रखेंगे और इसके साथ साथ ऐसी लुक दिखाएंगे कि जैसे एक कपल का हाउस है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो एक वेडिंग फोटो का होना है, क्योंकि सांग योन कोई आम इंसान नहीं था, उसकी नज़र बहुत तेज थी, ये लोग पहचान चुके थे। तो वो लोग एक एक वेडिंग ड्रेस चूज करते हैं और उसके बाद अपनी फोटो बनवाने लगते हैं। पहले तो मैरी बहुत शर्मा रही थी, लेकिन वूजू उससे कहता है कि अब अगर एक्टिंग कर ही रहे हैं तो क्यों ना ढंग से कर लें, और उसे अपनी गोद में बिठा लेता है। उन दोनों ने अपनी बहुत ही क्यूट फोटोज क्लिक करी थी और इसी लम्हे उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे उनमें वाकई एक रियल कपल वाली वाइब्स आ रही हैं। अब वहीं पर ही एक फोटोग्राफी कराने के लिए सी जंग भी पहुंची हुई थी, जो कि वूजू के अंडर काम करती थी, उसकी कोलीग थी। उसकी एक दफ़ा नज़र भी पड़ जाती है और उसे लगता है कि जैसे उसने वूजू को यहाँ पर ग्रूम बने देखा है। वो भागती हुई आती है और उसे तलाश करने लगती है और उसी लम्हे खुद को उससे बचाते बचाते पहले तो वूजू मैरी को किस करता है और फिर मैरी ओवर एक्टिंग करते करते उसे किस बैक करती है। अब उन दोनों ने अपना फेस तो छुपा लिया था और सी जंग उनको देख नहीं पाई थी, लेकिन अब वो अपनी फीलिंग्स को कैसे छुपा पाएंगे, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। तब हमारे मेन कपल को किस करते हुए देखकर सी जंग तो वहाँ से चली जाती है। उसने उन दोनों के फेसेस नहीं देखे, लेकिन फिर भी वो दो लव बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। अब ये सीन ओवर होने के बाद वूजू और मैरी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस होते हैं और मैरी अपने हाथों से उसके लिप्स पर लगी हुई लिपस्टिक भी उतारती है और उसके बाद जैसे ही वो चेक करते हैं कि यहाँ पर सी जंग नहीं है तो वो भी वहाँ से भागने की ही करते हैं। मैरी ने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आजकल वूजू उसकी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। उसके बिना बुलाए वो आज उनके नए घर पर भी आता है और वहाँ पर वही वेडिंग वाली फ़ोटो भी हैंग करता है और साथ ही साथ सांग ह्योन को दिखाने के लिए वो दोनों लव बर्ड्स बनने की एक्टिंग भी करते हैं। जानबूझकर उसके घर से जाकर कोई चीज़ मांगते हैं और फिर उसके सामने ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे वो दोनों न्यूली वेड एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। चिपक कर चल रहे थे और तो और उन्हें ज़बरदस्ती बहुत सारी स्माइल भी करनी पड़ती है। लेकिन नेक्स्ट डे ऑफिस में सी जंग की नज़रें काफ़ी सस्पिशियस दिखाई दे रही थी। वो बार बार वूजू को देख रही थी, स्पेशली उसकी बैक साइड से देखकर कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि कल वो सस्ते वाले फोटोग्राफी सेंटर पे कहीं उसने वूजू को ही तो नहीं देखा था। उसे तो श्योर होने लगता है कि इस लड़के की बैक साइड, हेयर स्टाइल सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। और यही बारे में डिस्कशन करते करते वो लोग मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर मैरी भी आई हुई थी आज एक मीटिंग करने के लिए। वो जैसे ही सी जंग के मुंह से ये सारी बातें सुनती है वो तो बस और भी परेशान हो जाती है, शांति से बैठी रहती है। लेकिन मैरी की अपनी असिस्टेंट वो बढ़ चढ़ कर इन गॉसिप्स में हिस्सा ले रही थी और तो और उसके असिस्टेंट ने ही मशवरा दिया था कि तुरंत ही उस स्टूडियो में कॉल करो और उनसे पूछो कि इतने बजे की वेडिंग फोटो शूट की बुकिंग किसने कराई थी। और वो लड़की तुरंत ही कॉल मिला भी देती है। बेचारी मैरी के तो हालात ही ख़राब थे। यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि सी जंग ने कहा था कि उस लड़की की हाइट और उसका फिगर बिल्कुल मैरी जैसा ही दिखता था। हाँ, लेकिन फेस मैं नहीं देख सकी थी। अब उसके बाद वूजू और मैरी चोरी चोरी मिलते हैं। वूजू कहता है कि क्या तुमने मुझे उल्लू समझा हुआ है? मैंने बुकिंग किसी और ही नाम से कराई थी, वो लोग हमें नहीं पकड़ सकेंगे। और फिर साथ ही साथ मैरी को बहुत बातें भी लगाता है। कहता है कि तुमने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, मेरा कितना फ़ायदा उठा। मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक पोज में आने की कोशिश कर रहा था। हमारे लिप्स हल्के से टच हुए थे, लेकिन तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, मुझे किसी घर डाली। एक्चुअली हुआ तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन मैरी ये सारा कुछ एडमिट तो कर नहीं सकती थी कि ओवर एक्टिंग करते करते उसने कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। फिर भी वो कहती कि इसमें मुझे कौन सा फ़ायदा होने वाला था, तुम ऐसे ही बातें बढ़ा रहे हो। अब इसके साथ ही वो जो उसे कुछ सामान भी देता है। एक बैग में उसने अपने कुछ कपड़े भी पैक किए थे, इवन के अंदर गारमेंट्स तक। वो बहुत डिटेलिंग वाला काम करता था। सांग ह्योन भी बहुत चालाक था और वो उसे पकड़ ना सके, इसीलिए उन्होंने इतना डीपली वर्क किया था। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि चेयर वुमन वूजू की दादी अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। वो अक्सर ही बीमार रहती थी। मिस्टर को इस दुनिया से चले गए, इस बात को उन्हें काफ़ी अफसोस है, क्योंकि वो बहुत सालों से उनके साथ काम करते थे और भरोसे वाले आदमी थे। लेकिन आज अंकल दादी को बताते हैं कि वो भरोसे वाले बिल्कुल भी नहीं थे। अभी थोड़े ही दिनों पहले मेरे पास एक रिपोर्ट आई थी, जिसके अकॉर्डिंग ऑडिट में पकड़ा गया था कि उन्होंने कंपनी के पैसे के साथ गबन किया है और ये सारा कुछ वो गैम्बलिंग में हार गया है। उसे थोड़े ईयर से पहले जुए की लत लग गई थी। ये सुनते ही दादी भी हैरान रह जाती हैं, लेकिन एक्चुअली अंकल ने ऐसा इंतजाम किया कि जो भी उन्होंने गबन किया था वो सारा मिस्टर को पर डाल दिया था और अब उसे मरवा भी दिया था।
अब उसके बाद पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर आंटी बातों ही बातों में कुछ ऐसा कह बैठती है कि जिसकी वजह से वुजू का दिल बहुत दुखी हो जाता है। वो यही कह रही थी कि थैंक्स गॉड उस कार एक्सीडेंट में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर को ही मरा है, अगर उसकी फैमिली भी उसके साथ होती तो उनका क्या बनता। एक्चुअली वुजू के साथ भी तो यही हुआ था, वो मरते मरते बचा था और उसके मॉम डैड उस एक्सीडेंट में मारे जा चुके थे। ये सुनकर वो इतना अपसेट होता है कि वहाँ से खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है और उसके बाद अपने मॉम डैड को याद करता है। और उस दिन को वो जख्मी तो काफ़ी हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी चोटें सिर्फ सुपरफिशियल थी। वो जैसे ही गाड़ी से एस्केप करने में कामयाब हुआ था तो वहाँ पर एक टैक्सी ड्राइवर पहुँचा था और उसकी वही बेटी थी जो उसका चाइल्डहुड क्रश भी है। उसने बाद में उसकी बहुत हेल्प करी थी। उसने उसे एक टॉय भी गिफ्ट में दिया था और कहा था कि अगर तुम ज़्यादा रोगे तो टाइगर्स आकर तुम्हें पकड़ लेंगे, इसलिए तुम्हें हिम्मत रखनी है अपने जीने के लिए। और उसके बाद जब उसकी दादी उसे वहाँ से लेकर जा रही थी तब उसने देखा था कि वो लड़की फूट फूट कर अपने डैड के गले लग कर रो रही थी कि इस लड़के का क्या बनेगा, आखिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ है कि इसके मॉम डैड दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। उस टाइम शॉक की वजह से वुजू तो नहीं रो सक रहा था, लेकिन वो इतना समझ सकता था कि उस लड़की को उसके इस नुकसान का बहुत ज़्यादा अफसोस है। जबकि उधर मैरी की तो कंडीशन ही अजीब थी। उसे बार बार किसिंग वाले सीन का ख्याल आ रहा था और उसे बहुत शर्मिंदगी भी होती है कि वुजू ने कहा है कि मैंने उसका फ़ायदा उठाया। क्या वाकई ऐसा था? मैंने कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर दी थी किसिंग सीन में। और दूसरी तरफ हमें डॉक्टर जिंग को दिखाते हैं। उसके तो सपनों में भी हमेशा वुजू ही आता था और उसने उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का भी फैसला किया था। तो वो उससे कहती है कि इस वीकेंड पर क्यों ना हम दोनों मिलें। और इसके साथ ही साथ एक साइड स्टोरी भी चल रही होती है। उसी हॉस्पिटल में जहाँ पर जिंग काम करती थी, सीईओ ली एडमिट था और उसको देखने के लिए सांग ह्योन अक्सर ही वहाँ पर आया करता था। ली तो एक बिल्कुल बदमाश इंसान था। वो हमेशा नर्सेस पर भी चिल्लाता था। कोई भी उसके इस टेम्पर को सह नहीं सकता था सिवाय सांग ह्योन के, जिसकी बर्दाश्त एक नेक्स्ट ही लेवल की थी। और बस यही गॉसिप्स हॉस्पिटल में भी काफ़ी स्पेक्यूलेट करने लगती हैं। जिंग भी सुनती है। अब एक दिन सीईओ ली और सांग ह्योन ने इकट्ठे अपने इस विनर वाले कपल को विजिट करने उनके घर पर आना था। इसी दिन पूरी तैयारी वुजू ने की हुई थी। उन्होंने मैचिंग कपड़े, स्लीपर्स, हर चीज़ पहनी हुई थी। अपने घर को बिल्कुल इसी तरह से डिज़ाइन किया था कि वो एक लव बर्ड का, न्यूली वेड का लगे। यहाँ पर वो लोग कुछ रिहर्सल भी करते हैं। हनीमून पर जाने का प्लान कहाँ का है, इसके अलावा वो कब मिले, कैसे मिले, इस तरह की सारी एक्टिंग। और बस यही डिटेल्स डिस्कस करते करते मुझे को पता चलता है कि मैरी अपने एक्स को मिली कैसे थी। और उसके बाद उसे ये भी मालूम पड़ता है कि हनीमून का ट्रिप, अपना अपार्टमेंट खरीदने के लिए डिपॉजिट, हर चीज़ मैरी ने ही अरेंज किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने उसके 2 सेमेस्टर्स की फ़ीस भी पे की है। उसके ट्यूशन की फ़ीस, उसके ऊपर के सारे खर्चे, सारा कुछ मैरी ही अफोर्ड करती थी। और वो एक चीटर निकला। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें बेस्ट विशेस देता हूँ कि लाइफ में कोई ऐसा तुम्हें मिलेगा जो वाकई तुम्हें डिजर्व करता होगा। अब इसके साथ ही हमें सांग ह्योन को दिखाते हैं। वो एक दफ़ा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और एक आदमी को ब्राइब करने की कोशिश करता है अपने सीईओ ली की वजह से। ली ने उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारा था। उसने उस पर केस कर दिया था। वो सेटलमेंट के लिए उसे बहुत ज़्यादा पैसा ऑफर करता है। इसके साथ ही साथ उसने सिक्योरिटी फुटेज भी वहाँ से डिलीट कराई थी और उसके डैड के सामने कुछ ऐसे प्रेजेंट किया था कि जैसे ली ही इस सारे केस में एक विक्टिम था, किसी ने उस पर हमला करा था। लेकिन ली फिर भी इतना बिगड़ा हुआ था कि उसका थैंक्स करने की बजाय उसे बात नहीं लगाता है कि कहीं इसमें से तुम पैसे उड़ा तो नहीं रहे, मेरे साथ बेईमानी तो नहीं कर रहे। और इन दी एंड उसकी एक जानवर की तरह से इंसल्ट करता, वो उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। ये सारा कुछ डॉक्टर जिंग ने भी सुना था। उसे बहुत अफसोस होता है। जबकि उधर मैरी और वुजू की काफ़ी दोस्ती हो चुकी थी। वो वुजू को दिखाती है कि उसने नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के लिए क्या कुछ प्रिपेयर किया है। वो डिज़ाइनिंग में बहुत ज़बरदस्त थी और अब उसका टारगेट थी चेयरवुमन, जिसके सामने उसने प्रेजेंटेशन देनी थी। और इसी सब के बीच वुजू तो भूल ही जाता है कि उसने डॉक्टर जिंग के साथ मिलने का टाइम फिक्स किया हुआ है। और जिंग वो तो इतनी तैयार होकर सब कुछ रेडी करके खड़ी थी, फिर भी झूठ बोल देती है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकते तो मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैंने भी नाइट शिफ्ट करनी है किसी और की जगह पर। लेकिन ये बोलने के बाद वो बहुत सैड होती है और एक जगह जाकर ड्रिंक करने लगती है। वहीं पर ही सांग ह्योन भी उसके बाजू में आकर बैठता है और अपनी इंसल्ट उससे बर्दाश्त नहीं होती थी तो कभी कभार ड्रिंक भी कर लिया करता था। जिंग भी इस वक्त थोड़ी थोड़ी टुन थी तो सांग ह्योन का दर्द बांटने लगती है। उससे कहती है कि वाकई तुम्हारा सीईओ बहुत कमीना है और पता नहीं इंसान को पैसा कमाने के लिए किस किस की चाकरी करनी पड़ती है। ये सारा कुछ सुनने के बाद सांग ह्योन उसे एक शॉट देता है और कहता है कि पियो और निकलो यहाँ से, मुझे तुम्हारी हमदर्दियों की ज़रूरत नहीं, मैं बस शांति से बैठना चाहता हूँ।
अब उधर हमें दिखाते हैं कि एक तरफ वूजू की प्रेजेंटेशन चल रही थी और उसके बाद मैरी ने भी आज ही के दिन अपनी लाइफ की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देनी थी उनकी कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करने के लिए। लेकिन उसी समय एक टेंशन बन जाती है। उसकी मॉम का मैसेज आता है कि आज मैं सोल आई हुई हूँ और तुम्हारे इन लॉज के घर भी जाऊँगी उन्हें कुछ गिफ्ट्स वगैरह देने के लिए। और बस ये मैसेज किया था कि उन्होंने अपना फ़ोन बैग में रख दिया था और उसके बाद उनका नंबर लग ही नहीं रहा था। वो बहुत परेशान थी। तो वो जो उसके पास आता है और कहता है कि तुम ज़रा भी टेंशन ना लो, सारा फोकस अपनी प्रेजेंटेशन पर दो, मुझे जगह बताओ, मैं तुरंत ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। और उस टाइम तक मैरी की मॉम एक्स वूजू के घर पहुंच चुकी थी, जहां पर उसकी मॉम और सिस्टर उसकी काफ़ी इंसल्ट करती हैं और इन देर उन्हें धक्का देकर वहां से भगा देती हैं। वो बेचारी सड़क पर गिरी पड़ी थी कि इतने में वूजू की गाड़ी वहां पर आती है। वूजू उन्हें संभाल लेता है, उनका सारा सामान ठीक से पैक कराता है और उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। बताता है कि आपकी बेटी ने मुझे भेजा है। मॉम जो हर्ट तो थी लेकिन फिर भी अपनी मैरी से बहुत प्यार करती थी। वो कहती है कि मैरी को कुछ ना बताना कि मेरे साथ यहाँ पर क्या हुआ था। मुझे श्योर है कि मैरी ने अगर मुझे नहीं बताया तो इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न होगी। और इसके साथ ही जब वो सुनती है वूजू से कि वो काम में कितनी अच्छी, कितनी स्किल्ड है और बहुत आगे तक जाएगी, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, तो उन्हें अपनी बेटी पर बहुत प्राउड फील होता है। वो एक बेस्ट मॉम थी और मैरी एक बेस्ट डॉटर। अब वूजू उन्हें बस स्टेशन लेकर जाता है और उसके बाद उन्हें वहाँ से सी ऑफ भी करता है। उन्हें काम था तो आज ही वहाँ से वापस चली गई थी। और मैरी जो बहुत परेशान थी वूजू से भी तसल्ली देता है कि तुम्हारी मॉम खुश खुश गई हैं और तुम्हारे लिए कुछ खाना भी देकर गई हैं। उसकी मॉम ने झूठ बोला था कि मैं तुम्हारे इन लॉज से मिल ही नहीं सकी, वो तो घर पर ही नहीं थे। लेकिन इनफैक्ट वूजू की सिस्टर की कॉल मैरी को आ चुकी थी, जो उसके सामने ये नाटक करती है कि तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर आकर कितना तमाशा किया, तुमने अपने ब्रेकअप का बताया क्यों नहीं था उनको। इसके बाद मैरी बहुत दुखी हो जाती है। वो जो जब खाना लेकर आता है तो उसकी आंखों में आंसू देख लेता है और फिर रह नहीं पाता। वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था, उसकी दुख भरी कहानी सुनने लगता है। वो बताती है कि किस तरह से अपने डैड के जाने के बाद उसने और उसकी मॉम ने इतनी स्ट्रगल की थी, जबकि उसकी मॉम वो भी बहुत बहादुर थी। उन्होंने आज एक्स वूजू की फ़ोटो निकाली थी, उसे फाड़ा था और उसे एक कर्ज देकर फेंक दिया था कि जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया है, कार्मा तुम्हारा पीछा करेगा। और वाकई कुछ ऐसा ही होता है। वो जैनी के साथ अपने शादी से पहले वाले हनीमून पर आजकल बैंकॉक फिर रहा था कि यहीं पर उसे जैनी पर शक होने लगता है। वो उसे झूठ बोलकर कहीं जाने की कोशिश कर रही थी तो वो भी उसका पीछा करता है। और फिर वो देखता है कि होटल के VIP 36 फ्लोर पर जैनी किसी लड़के से मिलने के लिए गई है। वो उसके साथ चीट कर रही थी, जबकि उधर मैरी, उसके लिए मम्मी बहुत सारा खाना लाई थी और वो अपनी मॉम से बात करती है। उसकी मॉम कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है, तुम परेशान ना हो। और हाँ, साथ ही साथ उसकी मॉम का वॉलेट शायद वूजू की कार में गिर गया था। वो अपनी कार में चेक करता है तो यहाँ पर वो मैरी की एक बचपन की फ़ोटो भी देखता है। ये देखते ही वो स्माइल करने लगता है। एक्चुअली ये फर्स्ट टाइम नहीं था। उस दिन मोटेल वाली रात में मैरी का सामान बिखरा हुआ था और वहीं पर ही उसने उसके डैड की और उसकी बचपन की फ़ोटो देख ली थी और उसे पता चल जाता है कि ये मेरा बचपन का क्रश है। तभी तो तब से लेकर आज तक वूजू का रवैया मैरी के साथ बदला हुआ था। वो उसकी हर तरह से हेल्प कर रहा था, उसके साथ वेडिंग फ़ोटोशूट भी कराया था, एक्टिंग में भी पूरा हिस्सा ले रहा था, क्योंकि वो किसी न किसी तरह से उसका बचपन का प्यार वाला बर्ताव उसे लौटाना चाहता था। मैरी को तो शायद पता भी नहीं था, लेकिन वूजू के दिल में वो बचपन से ही समाती थी। अब इतने में मैरी को एक कॉल आती है। वो बिना देखे फ़ोन उठा लेती है और आगे से एक्स वूजू था जो उससे कहता है कि आई एम बैक। अब ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी ये देखने के लिए स्टे कनेक्ट। हमने देखा था कि एक्स वूजू हांगकांग से वापस आते ही पहली कॉल मैरी को मिलाता है और मैरी जैसे ही उसकी आवाज़ सुनती है तो तुरंत ही उसे ब्लॉक कर देती है। और एक्स वूजू सोचने लगता है कि ऑफ कोर्स इसे मैंने डंप किया था, इतनी प्राइड तो ये रखती ही है, लेकिन जाएगी कहाँ, इसे तो मैं पा के ही रहूँगा वापस से। जबकि उधर वूजू आज अपनी दादी के साथ खड़ा हुआ था और वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं। दादी उसे कहती है कि अगर तुम्हें कोई लड़की अच्छी लगती है तो मुझे उससे मिलवाओ ना, लेकिन वूजू कोई भी जवाब नहीं देता। तो दादी उससे कहती है कि ठीक है, फिर अगर तुमने अब पसंद करनी है तो ध्यान से पसंद करना, लड़की बहुत अच्छी और अच्छे बैकग्राउंड की होनी चाहिए। तुम्हारे दादा तुमसे नाराज थे और नाराजगी की हालत में इस दुनिया से गए हैं और इसी तरह से तुम शायद अपनी गलती के लिए मेकअप कर सकते हो। और अगर तुमने सही लड़की ना चुनी तो फिर देख लेना, अगली जिंदगी में तुम्हारे दादा तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जबकि बेचारी मैरी नेक्स्ट मॉर्निंग जब अपने ऑफिस जा रही थी तो बहुत छुपने छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सांगे उनके हत्थे चढ़ी गई थी। वो उससे उसके हस्बैंड के बारे में भी पूछता है तो वो कहती है कि हाँ, वो कल रात लेट काम कर रहा था इसलिए घर वापस ही नहीं लौटा। और फिर बस सोचती है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं।
लेकिन लगता है कि हमारे इस कपल के लिए मुश्किलात अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बाउटी कंपनी ने सनडोंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने का फैसला किया था। और इसी बारे में डिस्कशन करने के लिए आज सांग ह्योन वूजू की कंपनी में पहुंचा हुआ था और उसकी दादी और उसके अंकल के साथ मीटिंग कर रहा होता है। वो लोग वूजू को भी इस मीटिंग में बुलाते हैं, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि सांग ह्योन आया है, वो तो पेट खराब होने का बहाना बनाता है और बस वॉशरूम में जाकर डेरे डालकर बैठ जाता है। लेकिन किस्मत खराब थी उसकी। घंटे बाद जैसे ही वॉशरूम से निकलता है, उसी टाइम पर पकड़ा जाता है। सीधा तीर निशाने पर लगा था। अंकल उसे बुलाते हैं और सांग ह्योन से मिलवा देते हैं। वो तो अंकल के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है कि जैसे सांग ह्योन को पहली दफा देख रहा है, और सांग ह्योन भी उसके साथ इस एक्ट का पार्ट बन जाता है। इन दी एंड एलिवेटर में वो दोनों अकेले मिलते हैं और सांग ह्योन कहता है कि मैं समझता हूँ तुम प्राइवेट और अपनी वर्क लाइफ को डिफरेंट रखना चाहते हो, अच्छा तो तुम यहाँ काम करते हो। उसे ये नहीं पता था कि ये इसकी दादी की कंपनी है। वो तो ये समझ रहा था कि यहाँ पर सिर्फ एक टीम लीडर है। अब इतने में मैरी भी कुछ काम डिस्कस करने के लिए उनकी कंपनी में आ रही थी कि यहाँ पर उन तीनों का आमना सामना हो जाता है। और मैरी इस मौके का फायदा उठाते हुए ये एक्टिंग करने लगती है कि जैसे वो अपने हस्बैंड से मिलने के लिए ही आई थी, और वो लोग अपने लवी डवी होने का नाटक फिर से स्टार्ट कर देते हैं। वो बोलती है कि गलती से मेरा वॉलेट लेकर चला गया था, मैं वही तो लेने के लिए आई हूँ, इकट्ठे रहे तो ऐसे तो होता रहता है। वेल, अब अपनी तरफ से तो उन्होंने सांग ह्योन की तसल्ली करा दी थी, लेकिन उसके बाद वूजू मैरी से कहने लगता है कि अगर तुम्हारी से सुबह सुबह मुलाकात हुई थी तो मुझे बता देना था ना। मैंने इसके सामने कह दिया था कि मैंने कल ओवर टाइम नहीं किया, मुझे क्या पता था तुमने क्या बोला होगा। इसलिए आइंदा अगर हमने कैरेक्टर में ठीक से रहना है तो हम सुबह दोपहर शाम एक दूसरे से बात करेंगे। इनफैक्ट रात को सोने से पहले भी तुमने मुझे कॉल करनी है, दिन में 4 टाइम। और मैरी को तो ऐसे लगने लगता है कि जैसे वाकई ये इसके साथ न्यूली वेड है। दूसरी तरफ हमें एक्स वूजू को दिखाते हैं। उसकी लाइफ की तो बैंड ही बज गई थी। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने जेनी से क्वेश्चन किया था कि तुम रात को किससे मिलने के लिए गई थी। वो कहती है कि वो तो मेरा फियांसी है, हमारी फैमिलीज ने हमारी मैरिज अरेंज कर दी है और अब वही मेरा पति बनेगा। एक्स वूजू पूछता है कि फिर मैं कौन। वो कहती है कि अगर एक थर्ड व्हील के तौर पर मेरी लाइफ में रहना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यू आर आउट। बस अब वो बहुत पछता रहा था। उसके कमरे में बहुत सी अनहेल्दी आइटम्स, स्नैक्स और ड्रिंक्स भी पड़ी हुई थी। वो सारा कुछ कन्फिस्केट कर लेती है। अब उसके बाद मैरी अपनी कि वो तुम्हें ही अपने डैड की मौत के पीछे की वजह समझे। और वो जब भी उसके इंसल्ट करता था तो बस हद से ट्रेडिशनल मील एंजॉय वो जब भी उसके इंसल्ट करता था तो बस हद ही क्रॉस कर दिया करता था। लगती है कि तुम्हारी अच्छा शक्ल तो तुम्हें तुम्हें एक्स से मिलती है। अच्छा तो तुम्हें वो वजह हो जिसकी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया से गया है लगता है। और फिर उसके बाद मैरी सारा कुछ क्लियर करती है। कहती है कि इस बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ था। जो इसका फर्स्ट लव था उसने इसे छोड़ दिया था, अपना हेड शेव किया था और खुद मॉन्क बनकर कहीं चला गया था। और उसके बाद इस बेचारी ने अपने हेयर कट किए और ये मिलिट्री में चली गई। इसी तरह से इनकी लव स्टोरी का दी एंड हो गया। अब जवाब में ग्योंग हुआ भी उसकी लव स्टोरी सुनाने लगती है। कहती है कि तुम कौन सा किसी से कम हो, इसने बचपन में किसी को टॉय दिया था और उसी लड़के से इसे प्यार हो गया था और आज तक ये उसे अपना फर्स्ट लव मानती है। एक्चुअली वो वूजू की ही तो बात कर रहे थे। वूजू ये सुनते ही सरप्राइज्ड रह जाता है। मैरी से पूछता है कि क्या लाइफ में दोबारा वो लड़का कभी तुम्हें मिला है। वो कहती है नहीं मिला, अगर मिला होता तो मैं उसे ज़रूर पहचान लेती और मुझे इतना श्योर है कि वो बड़े होकर बहुत हैंडसम बना होगा। वेल, अब ग्योंग हुआ वहाँ से जाते जाते उन दोनों को कोई ना कोई गिफ्ट देती है। और यहाँ पर एक गिफ्ट जो उसने मैरी को दिया था वो कैक्टस था, जिसे देखकर वूजू उससे कहने लगता है कि अब गलती से इस पर ना बैठ जाना। और उधर हमें ली को दिखाते हैं। सीईओ ली ने काफ़ी दिनों से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाया हुआ था और वो हॉस्पिटल में पूरा 1 महीना स्टे करना चाहता था, लेकिन डॉक्टर जिंग ये अलाउ नहीं करती। उसके कमरे में बहुत सी अनहेल्दी आइटम्स, स्नैक्स और ड्रिंक्स भी पड़ी हुई थी। वो सारा कुछ कन्फिस्केट कर लेती है। उसे खरी खरी सुनाती है और कहती है कि तुम हट्टे कट्टे और तुम्हें मैं कल ही डिस्चार्ज कर दूंगी। जिंग गुस्से की काफ़ी तेज थी और सांग ह्योन की भी उसके सामने बिल्कुल नहीं चलती। अब इसके बाद जिंग आज एक डेट पर जा रही थी जो कि एक्चुअली दादी ने अरेंज कराई थी। वूजू को भी वहाँ पर बुलाया था और डॉक्टर जिंग को भी, और उन दोनों के लिए एक टेबल बुक कराया था एक रोमांटिक से माहौल में। जिंग तो बहुत खुश हो जाती है। वो और वूजू दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं। वो बचपन के फ्रेंड्स थे, उन्होंने काफ़ी टाइम इकट्ठे गुजारा था। यहाँ पर जिस टाइम डॉक्टर जिंग उसके सामने अपने दिल की बात कहने ही वाली थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, उसी समय वूजू कुछ और कह देता है और उसे बताता है कि मुझे रिसेंटली कोई मिली है। वो पूछती है कौन, तो वो बताता है कि मेरा फर्स्ट लव जिसने मुझे टॉय दिया था, शायद तुम्हें याद हो, वो वही कैक्टस गर्ल है जिसे मैं तुम्हारे पास हॉस्पिटल में लेकर आया था। मैंने तो उसे तलाश नहीं किया था, लेकिन वो खुद ही मुझे मिल गई। शायद ज़िंदगी हम दोनों को मिलाना चाहती है। और फिर बताने लगता है कि एक दफ़ा जब मैं थोड़ा और बड़ा हो गया था, मैं यूएसए से वापस आया था, तो मैंने पुलिस स्टेशन में विटनेस की लिस्ट से उसके घर का एड्रेस निकाल लिया था। और वहीं पर ही जब मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था तो मुझे पता चला था कि उसके डैड की भी इसी केस के पीछे डेथ हो गई थी।
उसके मॉम डैड के एक्सीडेंट से रिलेटेड वो कुछ और इन्फॉर्मेशन पुलिस को बताने जा रहे थे कि यहीं पर ही उनका भी एक्सीडेंट हो गया था और इसी वजह से वो दोनों माँ बेटी यही समझते थे कि उसी केस के पीछे उनके डैड की भी जान गई है। इसी शर्मिंदगी की वजह से वो कभी भी मैरी के घर में एंटर नहीं हो पाया था और उसके बाद से उसने उस पर गिव अप कर दिया था। अब जिंग भी उसे यही मशवरा देती है कि ठीक है, फिर उस लड़की को अब भी बताना ना कि तुम कौन हो, ये ना हो कि वो तुम्हें ही अपने डैड की मौत के पीछे की वजह समझे, जरूर तुमसे दूर चली जाए। एक्चुअली वो सेल्फिश हो रही थी, इसलिए उसे मना कर रही थी। उधर हमें सांग ह्योन को दिखाते हैं, उसकी आज फिर से ठीक ठाक इंसल्ट होती है क्योंकि एक न्यूज़पेपर ने एक आर्टिकल छापा था और उसमें सांग ह्योन की बड़ी सी फोटो लगाई थी और साथ ही ये भी कहा था कि कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में सबसे बड़ा हाथ इसी आदमी का है। इस बात पर CEO ली उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर हम अपने कुत्ते को खाना देते हैं, नहलाते हैं, तो वो खुद को इंसान क्यों समझने लग जाता है। और इसके साथ ही उसकी जेब में कुछ पैसे डालता है और कहता है कि मेरी तरफ से टिप्स समझो। वो जब भी उसकी इंसल्ट करता था तो बस हद ही क्रॉस कर दिया करता था। आज भी सांग ह्योन बहुत दुखी हो जाता है। अब एक तरफ जिंग भी दुखी होकर पियानो बजा रही थी और दूसरी तरफ सांग ह्योन भी खड़ा हुआ था। जबकि नेक्स्ट ही डे पता चलता है कि वूजू के मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है। वो लोग पूजा पाठ के लिए गए हुए थे। यहाँ पर उसकी आंटी और यूंगसू इकट्ठे खड़े बातें कर रहे होते हैं। उन्हें वूजू के दुख का कोई अंदाजा नहीं था। वो तो बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आते थे और दादी के सामने अपनी अटेंडेंस लगवाने। और तो और आज आंटी बातों ही बातों में कह देती है कि शायद तुम्हें याद नहीं है, तुम लोग भूल चुके हो, लेकिन मुझे नहीं भूला। मेरे भाई की डेथ इसी वूजू की वजह से हुई है। वूजू भी ये सारा कुछ सुन लेता है और दोबारा से दुखी हो जाता है। इतने में हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि एक्चुअली उस दिन वूजू का बर्थडे था जिस दिन उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था। वो उनसे एक टॉय की बार बार जिद कर रहा था और इसी को लेकर उसके डैड उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे और एक ट्रक उनसे टकराया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। ये सारा कुछ अपनी फैमिली को बताया था तो उसके दादा उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, चिल्लाते कि अच्छा तो वो तुम ही हो जिसकी वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई है। वो उसे माफ नहीं कर सके थे, इसीलिए उसे US से भिजवा दिया था। लेकिन इनफैक्ट इस सब के पीछे भी एक राज था। उस ट्रक को किसी ने वहां पर भिजवाया था, वो इत्तेफाकन नहीं पहुंचा था और वो कोई और नहीं बल्कि अंकल थे। और फिर उन्होंने कंफर्म कराने के लिए कि ये फैमिली के सारे बंदे मर गए हैं कि नहीं, वहाँ पर अपना एक आदमी भी भेजा हुआ था। अब आज के दिन के बाद वूजू बहुत दुखी हो जाता है। उसे कभी भी अपनी बर्थडे मनाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वही तो उसके मॉम और डैड की डेथ एनिवर्सरी थी। पर मैरी को पता चल जाता है कि आज इसकी बर्थडे है तो वो उसे विश करने लगती है और उससे पूछती है तुम्हारे लिए कौन सा केक मंगवाऊँ। वो बेचारा भूखा था, उससे किसी ने खाने का भी नहीं पूछा था, तो वो कहता है केक नहीं, तुम मेरे लिए खाना प्रिपेयर कर दो। अब वो उसके घर की तरफ आ रहा था और वो तुरंत ही उसके लिए खाना पकाने लगती है। अपनी मॉम को उसने वीडियो कॉल पर ले लिया था और वो बड़े मजे का खाना बना रही थी उनसे सारी इंस्ट्रक्शंस लेकर। लेकिन यहाँ पर उसकी मॉम को शक हो जाता है। वो पूछती है कि क्या कोई स्पेशल पर्सन आ रहा है, लेकिन वो झूठ बोल देती है कि मैं खुद को ही स्पेशल ट्रीट कर रही हूँ इस वीकेंड पर, ये सारा खाना मैं खुद ही खाऊंगी। अब उसके बाद वूजू जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो इतना ज़बरदस्त सा खाना देखकर बहुत खुश हो जाता है। सबसे पहले तो वो स्पेशल सूप ट्राई करता है, लेकिन जैसे ही चखता है तो पता चलता है वो तो बहुत सॉल्टी था। लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं मनाता, बल्कि उसमें कुछ पानी ऐड करके उसे फिर भी पी जाता है। अब इतने में मैरी के फेस पर कुछ लग गया था तो वो बहुत प्यार से उसे क्लियर करता है। अब मैरी की तो भूख मर चुकी थी, इसके बाद वो कुछ भी नहीं खा सकती थी, तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करके दिखाने लगती है कि देखो बारिश के बाद आज रेनबो निकली है और ये बहुत ही रेयर नज़ारा है क्योंकि डबल रेनबो है। अब वो दोनों अपने रूफ टॉप पर खड़े होकर इकट्ठे रेनबो का नज़ारा करते हैं। मैरी उससे कहती है कि हमें इस रेयर फिनोमेना को देखकर कोई ना कोई विश मांगनी चाहिए और वो विश मांगने लगती है। वो उससे पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी। वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि ढेर सारा पैसा कमाऊँ और इस घर के बारे में किसी को ना पता चले। अब वो वूजू से पूछती है कि तुमने क्या विश मांगी थी, लेकिन वो टाल मटोल कर देता है। इनफैक्ट उसने विश ये मांगी थी कि मैरी की सारी विशेस पूरी हो जाएं। अब यहाँ पर वो दोनों जब रूफ टॉप पर खड़े हुए थे तो मैरी का पैर एक पाइप से टकराता है और उसके बाद उसकी लैंडिंग होती है सीधी वूजू के ऊपर। और इसी टाइम पर उनकी सोसाइटी में कोई आया हुआ था और वो था एक्स वूजू, जो कि उन दोनों को इस तरह से क्लोज खड़े हुए रूफ टॉप पर देख लेता है और सोचने लगता है कि ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।